वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सीरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 5 किसी साझेदार की निवृत्ति, अवकाश ग्रहण या मृत्यु, ये हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम इसमें हमारा नया टॉपिक है संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन ठीक उसी तरीके से किया जाता है जब किसी नए साझेदार के प्रवेश पर होता है, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। किसी भी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय फर्म की विद्यमान संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन जरूरी होता है, जब तक ऐसा नहीं करने के स्पष्ट निर्देश साझेदारी संलेख में ना दिए गए हों। अगर साझेदारी संलेख में कहा गया है कि संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक नहीं है तो नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा वाक्य नहीं दिया है तो जब भी कोई नया साझेदार प्रवेश लेता है या कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो फर्म की विद्यमान संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कराना आवश्यक होता है। यदि संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो कमी की राशि से पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट कर दिया जाता है, और अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो वृद्धि की राशि से पुनर्मूल्यांकन खाते को जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार दायित्व में वृद्धि होने पर यह खाता नाम और दायित्व में कमी होने पर यह खाता जमा कर दिया जाता है। यह वित्तीय दृष्टिकोण से न्याय संगत भी है कि यदि कोई साझेदार फर्म से अलग हो तो फर्म की संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और उससे होने वाले लाभ या हानि को सभी साझेदारों के पूंजी खातों में या तो डेबिट किया जाए या फिर क्रेडिट किया जाए। अगर लाभ होता है तो उसको क्रेडिट किया जाए और अगर हानि होती है तो उसको डेबिट किया जाए। पुनर्मूल्यांकन खाते को बंद कर देने के बाद फर्म का नया चिट्ठा बनाया जाता है, नई बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिसके आधार पर साझेदार अपना आगे का व्यापार चालू रखते हैं। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि अगर किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के बाद साझेदार फर्म को चलाना चाहते हैं तो फर्म नई फर्म ही कहलाएगी। से एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, एक्स ने रिटायरमेंट ले लिया, वाई और जेड ये चाहते हैं कि फर्म का व्यापार चालू रखा जाए, तो अब जो नई फर्म बनेगी वो वाई और जेड की रहेगी, और वाई और जेड की जो भी फर्म रहेगी उसमें जो नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसके आधार पर वो अपना व्यवसाय करेंगे। यह खाता एक प्रकार का नाममात्र खाता होता है। पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाममात्र का खाता होता है। इसे लाभ हानि समायोजन खाता भी कहा जाता है। पुनर्मूल्यांकन के संबंध में अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु की स्थिति में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो नए साझेदार के प्रवेश के समय अपनाई जाती है, और चिट्ठे में संपत्तियों को उनके परिवर्तित मूल्य पर ही दिखाया जाता है। जो भी पुनर्मूल्यांकन के आधार पर संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य कम या ज़्यादा होते हैं उसी आधार पर आपको उसे चिट्ठे में दिखाना है, बैलेंस शीट में उसको शो करना है, और पुनर्मूल्यांकन का जो भी लाभ या हानि है वो आपको सभी साझेदारों के लाभ विभाजन के अनुपात में दे देना है। उसी तरह से हानि भी अगर होती है तो वो उनके लाभ विभाजन के अनुपात में उनसे ले ली जाएगी। अब जब किसी साझेदार की निवृत्ति होती है या वो फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो ऐसी दशा में अगर फर्म के पुराने चिट्ठे में कोई अवितरित लाभ दिया है, कोई संचय दिया है, तो उसका उपयोग हमें किस तरीके से करना है ये हम पढ़ेंगे इसमें। अवितरित लाभ हानि का विभाजन। यदि फर्म में अवितरित लाभ या हानि साझेदार की अवकाश ग्रहण या मृत्यु की तिथि पर यदि फर्म के चिट्ठे में दिया गया है तो उसे सभी साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित कर देना चाहिए। कैसे हस्तांतरित कर दें उसको हम उनके लाभ विभाजन के अनुपात में, जो भी अनुपात हमको दिया गया है प्रश्न में, तो उनके लाभ विभाजन के अनुपात में सभी साझेदारों को ये बांट दिया जाएगा। अवितरित लाभ की स्थिति में साझेदारों के पूंजी खाते जमा किए जाएंगे और जो अवितरित लाभ है वो डेबिट कर दिया जाएगा। इसके लिए देखिए आप कौन सी एंट्री आपको करना है।
इसके लिए एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR। अगर प्रॉफिट होता है तो लाभ होने की दशा में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर की कैपिटल स्थाई है, अगर उनकी पूंजी स्थाई है तो आपको करंट अकाउंट लिखना है, और अगर उनकी पूंजी परिवर्तनशील है, मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है, स्थायी पूंजी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो हम क्या मानेंगे कि उनकी पूंजी परिवर्तनशील होगी, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। और यहाँ एक बात हमको ये ध्यान में रखना है कि ऑल पार्टनर्स मतलब सारे पार्टनर, अगर 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर के बीच में बटेगा, 4 पार्टनर हैं तो चारों पार्टनर के बीच में बटेगा। इसके बाद अगर हानि होती है, हानि होने की दशा में जितने भी पार्टनर हैं वो सब डेबिट हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये थी अवितरित लाभ या हानि की दशा में। अवितरित लाभ या हानि जो चिट्ठे में आपको दिया गया है वो आपको सभी साझेदारों को उनके लाभ विभाजन के अनुपात में डेबिट या क्रेडिट कर देना है। संचित कोष का विभाजन। संचित कोष मतलब जो भी रिजर्व फंड दिया गया है वो, या और कोई दूसरा रिजर्व दिया गया है तो उसका लेखा हमें किस प्रकार करना है। साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु की तिथि पर फर्म के चिट्ठे में यदि संचित कोष की राशि उपलब्ध है तो उस राशि को भी हमें सभी साझेदारों को उनके लाभ विभाजन के अनुपात में जमा कर देना चाहिए, क्योंकि कोष का निर्माण लाभ में से किया जाता है और लाभ पर क्या होता है, सभी साझेदारों का हिस्सा होता है। जो भी व्यापार शुरुआत से करते चले आ रहे हैं उन सबका उसमें हिस्सा होता है, इसलिए सभी साझेदार को ये दे देना चाहिए। इस संबंध में देखिए आप कौन सी जनरल प्रविष्टि की जाती है, रिजर्व फंड अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। दोनों में से जो भी क्वेश्चन की कंडीशन होगी उस कंडीशन के आधार पर हमें उसको लिखना है। और फिर लास्ट में हम नरेशन लिख देंगे रिजर्व फंड ट्रांसफर टू कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट, समायोजन, अवितरित लाभ और संचय से संबंधित। जब आपको इस तरह की कोई राशि बैलेंस शीट में चिट्ठे में दी जाएगी तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर कोई हानि दी गई है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उसको डेबिट कर देंगे। अर्थात जितने भी पार्टनर हैं उन सभी पार्टनर्स को उनके अनुपात में ये राशि दे दी जाएगी।